गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है हमने उसका स्टार्ट लेना था। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, वो बेसिकली 4 टॉपिक्स हमने क्लियर करने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से एक टॉपिक हम आज क्लियर कर लेंगे। आप अगर तमाम टॉपिक्स को ग्रेजुअली देखेंगे, पढ़ाने की तरतीब देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। बेसिकली एक छोटा सा चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन होती क्या है? ज़मीन के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका। जब मैंने इसको ऊपर फेंका, ज़मीन की तरफ से एक फ़ोर्स लग रही है। उस फोर्स के नतीजे में बॉल ऊपर जाता जाता उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जब जिस फोर्स से हमने उसको ऊपर फेंका होता है, वो फोर्स जब ऐसे से ख़त्म हो जाती है, तो ज़मीन की फोर्स उसको अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाती है और वो ज़मीन की तरफ आ जाता है। तो ये वाली जो फोर्स होती है बेसिकली इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशन भी कहते हैं। अब इसका पस मंज़र जो है उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमने 4 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा हम कवर करेंगे यहाँ पे कि मैस ऑफ अर्थ जो है उसकी वैल्यू क्या होती है और हाउ टू कैलकुलेट द मैस ऑफ अर्थ। फिर हम कवर करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी जो है विद एल्टीट्यूड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, जिस ग्रेविटेशन के साथ एक बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, वो ज़मीन से एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर जाने के बाद वो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली जब ज़मीन या कोई भी चीज़ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो दूसरी चीज़ जैसे जैसे उससे दूर जाती है, तो ये वाली चीज़ का जो फोर्स होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से दूसरी वाली बॉडी पे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी उससे दूर होती है। तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 5.1 टॉपिक है, उसमें हमने डिस्कस करना है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली 5.1 जो टॉपिक है उसका नाम है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 5.1 हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस एक टॉपिक के 3 हिस्से हैं। तीनों हिस्सों को मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में ही। सबसे पहले हम थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं। आइजैक न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट था, आपने इसका नाम बड़े अच्छे से सुन चुके होंगे, इसका नाम आप इसको जानते भी होंगे। 1665 से पहले कोई भी साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त नहीं किया था कि ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशन मौजूद है। आइजैक न्यूटन सोचा करता था कि ज़मीन के गिर्द चाँद क्यों रिवॉल्व करता है, वाई सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सैटेलाइट जो हैं वो सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। एक दिन क्या हुआ, न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ यही बात सोच रहा था, अचानक से एक सेब आके ज़मीन पे गिरा। अब न्यूटन ने ये सोचा कि सेब ज़मीन पे ही क्यों गिरा, ज़मीन से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उसके माइंड में आइडिया फ्लैश हुआ कि ज़मीन के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स मौजूद है, क्योंकि जब किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी की तरफ खींचना होता है, तो जो खींचती है बॉडी उसके अंदर पावर होती है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो न्यूटन ने ये सोचा कि ज़मीन के अंदर कोई ना कोई पावर मौजूद है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। उस पावर को, उस फोर्स को उसने ग्रेविटेशन का नाम दिया। तो बेसिकली ग्रेविटेशन क्या होती है? द फोर्स इन द अर्थ दैट अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारी ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हो गई। अब इस टॉपिक में सबसे पहली बात है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन का कानून क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला
ये एक टॉपिक है, इसका ये सब टॉपिक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को, डेट फोर्स इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, इसकी डेफिनेशन करने से पहले मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा। डेरिवेशन से देख के आप इसकी डेफिनेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उसको याद करना आपके लिए आसान होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो मेरे पास लेट्स सपोज दो बॉडीज़ हैं, इसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है, इनके दोनों के दरमियान का जो फासला है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब ये देखें, ये बॉडी अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है जी। मैंने बॉल फेंका, मेरे हैंड जो हैं उसकी तरफ उसने वापस को आना है। इसी तरह ये दो बॉडीज़ हैं, ये इनकी फोर्सेस हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो बॉडीज़ के मैस के प्रोडक्ट के, ठीक है। फिर वो कहता है इनके अलावा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि उल्टा होना, ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स हैं उनके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके आपस के डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्योंकि बॉडीज़ दो हैं, ठीक है। अब जब हम इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमने इनको कंबाइन करने की कोशिश किया तो मेरे पास आ गया m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो साइन है मेरे पास प्रोपोर्शनल का, इसको अगर ख़त्म करके हम इक्वल का साइन यूज़ करें तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे g, ये कैपिटल में है, तो g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके मुताबिक उसकी फोर्स है जो कि दो बॉडीज़ आपस में जब अट्रैक्ट होती हैं तो ये वाली फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है ये ग्रेविटेशन ही। अब करना क्या है, ये मेरे पास जो फोर्स है, ये फोर्स की अब हम डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की किस तरह क्रिएट करेंगे, आपकी बुक पे भी वो लिखी हुई है। डेफिनेशन यहाँ से हम क्रिएट करेंगे कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। अब देखें, यहाँ से मैं डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ। डेफिनेशन अगर हम डायरेक्ट से याद करने की कोशिश करें तो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा और रट्टा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कॉन्सेप्चुअली उसको समझकर याद करने की कोशिश करें तो हमारे लिए इजी होगा। अब यहाँ से हम डेफिनेशन क्रिएट करते हैं कि यूनिवर्स में पाए जाने वाली हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मैंने लिख दिया एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी दो दफ़ा लिखा गया, विद अ फोर्स, एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। अब फोर्स के बाद आपने देखना है विद अ फोर्स, यहाँ से अब आपने डेफिनेशन शुरू करनी है। विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। दो बॉडीज़ हैं, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज ठीक हो गया। उसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक हो गया। वही बात जो कि इधर लिखी है वो इधर हमने डेरिवेशन में देखी है, उसको हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस
ठीक हो गया। स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर्स। यही डेफिनेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपकी बुक पे लिखी हुई है, इसी डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है। अब याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इसलिए मैंने आपको पहले उसका फॉर्मूला बताया, आप अपनी बुक पे देखिएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ग्रेविटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन है, इस तरह करके एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिकली 3 सब टॉपिक्स हैं। दूसरा इसका सब टॉपिक है मेरे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था उसकी स्टेट ये थी कि एक बॉडी जब एक्शन करती है तो उसके नतीजे में जिस बॉडी पे एक्शन किया गया वो कोई ना कोई रिएक्शन के नतीजे में वो भी एक्शन देती है। ठीक है, यानी कि एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बॉल को मारा दीवार पे, मेरा था एक्शन। अब दीवार ह्यूमन नहीं है, लेकिन रिएक्शन के तौर पे उसने भी मुझे कोई ना कोई एक्शन दिया। मेरा बॉल उस तरफ गया था, बॉल वापस दीवार की तरफ से मेरी तरफ आया। एक्शन का रिएक्शन हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज थी। मेरी डायरेक्शन उधर थी, उसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक हो गया। तो इसी बात को वो रिलेट करते हैं टॉपिक में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपने डिस्क्राइब क्या करना है? इसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि जिस तरह न्यूटन की पहले आपने लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेट देनी है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसको रिलेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ इस तरह करना है कि ये देखिए एक मैस है, ये मैस एक्शन के तौर पे इस मैस को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक हो गया। ये वाला मैस एक्शन के तौर पे इस मैस को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका एक्शन इसके लिए रिएक्शन है और इसका एक्शन इसके लिए रिएक्शन है, यानी कि जब इसने एक्शन परफॉर्म किया तो रिएक्शन में उसने भी कोई ना कोई इसको एक्शन दिया। तो ये आपस में रिलेट होते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपकी बुक जो है उसी पे लिखा हुआ है, वो आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं हमने उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है। आगे इसी का एक सब टॉपिक है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मैं ज़रा डेफिनेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने वो टॉपिक को रिलेट करना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। मेरा है ग्रेविटेशनल फील्ड, सब टॉपिक ही है। ये मेरी अर्थ है। अर्थ जितना किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ जितना उसकी रेंज है उस रेंज के अंदर अंदर खींच सकती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरह एक मैग्नेट है, जहाँ तक उसकी पावर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेट है, जहाँ तक वो किसी बॉडी को अपनी रेंज में ले सकता है ना खींचने के लिए, वो उसकी फील्ड है। ठीक है। इसी तरह अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए जिस रेंज में ले लेती है उस रेंज को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। द रेंज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है, आपकी बुक पे जो लिखी होगी आप वो भी याद कर सकते हैं। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब एक मेरे पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू G/m/e/r²। ये भी F है, ये भी F है, इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों को देखना है कि ये F और उस F में क्या फ़र्क है। ये फोर्स हमने निकाली जब दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो फोर्स हम निकाल रहे हैं जब एक बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये फ़र्क है दोनों में। ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है, द फोर्स इन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स, उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। तो एक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, फील्ड फोर्स। ये क्या होती है? फोर्स इन बिटवीन द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक हो गया। अब F इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये G क्या होता है, ये M क्या होता है? ये M होता है मैस ऑफ द बॉडी, ये M होता है मैस ऑफ द बॉडी, ME होता है मैस ऑफ द अर्थ। मैस ऑफ द अर्थ कितना होता है उसको हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है ज़मीन और उसके दरमियान, बॉडी के दरमियान। ठीक हो गया ये फॉर्मूला। और इसमें फ़र्क क्या है, ये दो बॉडीज़ क्या है और ये ज़मीन और एक बॉडी क्या है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो G है, G की जो वैल्यू है वो होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। ये मेरे पास वैल्यू होती है G की वैल्यू। इसका SI यूनिट ये है और उसकी वैल्यू ये हो गई। ये G की वैल्यू है। ये जब भी हम G की वैल्यू कहीं पे भी पुट करेंगे वो यही रहेगी। ठीक हो गया, बड़े G की वैल्यू। अब जिस फोर्स से ज़मीन खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसको हम कहते हैं छोटा G। ठीक है, एक ये बड़ा G, एक होता है स्मॉल G। अगर फोर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर। अगर हम उसकी स्पीड के लिहाज से उसकी बात करें कि स्पीड से खींचती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से देखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, किस पर यूनिट मैस के अंदर उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो वो होती है 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है द फोर्स न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, द फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी आपके टॉपिक के अंदर ही दिया गया है। हमने क्या पढ़ा आज? हमने टॉपिक पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें हमने उसके 3 सब टॉपिक्स थे जिनको हमने क्लियर किया। पहला था मेरे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमने रिलेट करना था न्यूटन के 3rd लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। उसका रिलेट करने के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है छोटी सी, वो आप बुक में पढ़ लीजिएगा। वो डिस्क्रिप्शन क्या थी कि जिस तरह हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, इस तरह इन दोनों का भी आपस में एक्शन और रिएक्शन है। ठीक है, जिस तरह के एक अर्थ है, अर्थ जो है बॉडी को अपनी तरफ एक्शन के तौर पे खींच रही है, तो रिएक्शन के तौर पे बॉडी उसके करीब आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने उसका 3rd सब टॉपिक पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जितनी फील्ड के अंदर अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक हो गया, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है। इन दो फोर्सेस में डिफरेंस क्या है कि ये दो मैसेज के दरमियान रिलेटेड फोर्स है और ये मैस ऑफ अ बॉडी और मैस ऑफ द अर्थ के दरमियान में ये फोर्स लगी हुई है। ठीक है, बड़े जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर हमने छोटे जी की देखना है, फील्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है तो 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था 5.1। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराया, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया। 5.1 टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।